हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रही है इसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशोलॉजी का टॉपिक को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। डेली 2 क्लासेस आती हैं। इवनिंग में हमारी थ्योरी रहती है और उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो मॉर्निंग क्लास में होती है। तो कल का जो इवनिंग का क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था सामाजिक अंतःक्रिया के संदर्भ में कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या होते हैं, इसके महत्वपूर्ण जो तत्व है कौन कौन से हैं। सामाजिक अंतःक्रिया जिसको कि इंग्लिश में सोशल इंटरेक्शन बोला जाता है। तो समाज के अंतर्गत जब व्यक्ति किसी व्यक्ति से अंतःक्रिया करता है, सोसाइटी के अंतर्गत वो जो अंतःक्रिया करता है तो वो किस प्रकार से करता है। या तो वो सहयोग करता होगा, या फिर उसके अंतर्गत सात्मीकरण होगा, समायोजन होगा, या फिर प्रतिस्पर्धा, या फिर संघर्ष विद्यमान होगा। यही सभी चीज़ें तो सोसाइटी के अंतर्गत होती हैं। तो उसी से रिलेटेड किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन। और ये जो क्लास है ये आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना नोट डाउन करते चलें। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी। कितने प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं, तो 38 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची। रॉस ने, गिलिन ने, पार्क व बर्गेस ने, या मिकाइवर एवं पेज ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रॉस महोदय ने 1905 में 38 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर जब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसके अंतर्गत आपको और भी दिखाई देंगे। तो ये तो एक हो गया। फिर क्या है, ब्लैकिनर और गिलिन ने सामाजिक प्रक्रियाओं की 6 श्रेणी प्रस्तुत की थी, ये एक हो गया। उसके बाद पार्क एवं बर्गेस ने अंतःक्रिया के 4 प्रकार के मूल तत्व बताए थे। पार्क एवं बर्गेस ने कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। वे कौन कौन से थे, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन तथा आत्मसात्करण हो गया। फिर बोला जा रहा है कि एल वान विज तथा एच बेकर ने सामाजिक प्रक्रियाओं के 660 प्रकार के उसमें प्रकारों में इसको विभाजित किया था। तो देखिए एक क्वेश्चन के अंतर्गत और आपको 4 क्वेश्चंस नजर आए जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सामाजिक अंतःक्रिया के संदर्भ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो संघर्ष विद्यमान रहता है, एकीकरण होता है, सामाजिक विघटन होता है, लेकिन संवेदनशील नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि लेस्नी ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में विभाजित किया था। वे कौन कौन से थे, सहयोग यानी कोऑपरेशन, प्रतियोगिता कंपटीशन, संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट, समायोजन एकोमोडेशन तथा आत्मसात्करण यानी एजिमिलेशन। इन प्रक्रियाओं को फिर 2 भागों में विभाजित किया गया है। कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि गिलिन महोदय ने क्या किया था कि जो समाज की प्रक्रियाएं हैं उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया था, एक सकारात्मक एक और नकारात्मक। तो जो सकारात्मक है उसको संयोजक क्रिया भी प्रक्रिया भी बोला जा रहा है। तो उसके अंतर्गत आपका सहयोग आ जाएगा, समायोजन आ जाएगा, आपका आत्मसात्करण आ जाएगा। लेकिन जो विघटनकारी यानी जो नकारात्मक प्रक्रियाएं हैं जिसको विघटनात्मक भी बोला जा रहा है, विभाजक प्रक्रिया भी बोला जा रहा है, इसके अंतर्गत आपकी प्रतियोगिता और आपके संघर्ष विद्यमान होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित है, यह मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू है। यह कथन किसका है। तो देखिए पहले कथन को समझिए, क्या बोला जा रहा है कि संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, और सहयोग मतलब आपका हो गया जो हेल्प हो रहा है वो क्या हो रहा है कि सोसाइटी के अंतर्गत विद्यमान, और सभी ये एक दूसरे के से क्या है, को रिलेट है। तो ये कथन किनके द्वारा गया है, मैकाइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस, और आपके ऑप्शन है ई बोगार्ट्स, एम जिन्सबर्ग। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जिस वर्ष आया था यानी पीजीडी 2016 में, तो इसमें चारों ऑप्शन जो है वो उत्तर प्रदेश जो चेन वर्ड है उन्होंने इसको नहीं माना था, जिसके कारण इसको नंबर से बाहर कर दिया गया था। जबकि इनका जो आंसर की था उसमें उन्होंने किंग्सले डेविस को सही माना था। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है सामाजिक अंतरक्रिया के अंतर्गत सहयोग। तो सहयोग से किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहा है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और
सात्मीकरण। तो देखिए संघर्ष तो नहीं होगा सहयोग का, ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है, और प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर मतलब ये दोनों नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहयोग और सात्मीकरण। तो इस प्रकार से आप इसको सही कर लीजिएगा। बोला जा रहा है कि लेस्ली जो वाइट थे उन्होंने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में बांटा था। वे थे सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन तथा आत्मसात्करण। इन प्रक्रियाओं को फिर 2 खंडों में विभक्त कर इस प्रकार रखा गया कि संयोजक या सहयोगी प्रक्रिया हो गई, जिसके अंतर्गत आपका सहयोग, समायोजन या अनुकूलन एवं सात्मीकरण आ गया, और जो विघटन यानी जो नकारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आ गया, आपके प्रतियोगिता आ गई और आपके संघर्ष आ गए। ओके, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वियोगात्मक समाज, वियोग मतलब संघर्ष टाइप का, तो वो कौन सा हो जाएगा, आधुनिकीकरण भी नहीं होगा, सहयोग भी नहीं होगा, सात्मीकरण भी नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा सहयोगात्मक प्रक्रिया है, तो वही सहयोग और अनुकूलन होगा, जबकि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष क्या हो जाएगा, वियोगात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं, तो वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ कर ठीक से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, सहयोग नहीं कर रहा है, तो कौन हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असहयोगी प्रक्रिया है, तो असहयोगी प्रक्रिया नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है, अनुकूलता होता तो वो होता, लेकिन यहाँ पे प्रतिकूलता है, तो वो भी सामाजिक प्रक्रिया जो है वो नहीं है, तो आत्मकरण क्या हो जाएगा, सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, तो ये तो सहयोगी है ना, आत्मसात्करण ये सहयोगी प्रक्रिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, सहयोगी, जहाँ पे मारपीट ये सब होगा उसको सहयोगी बोलेंगे, नहीं, आत्मसात बोलेंगे, नहीं, असहयोगी बोलेंगे, हाँ ये तो सही है, इसको ऐसा ही बोला जाएगा। उसके बाद देखिए व्यवस्थापन प्रक्रिया बोलेंगे, ये भी नहीं होगा हमारा। तो इसका अगर डिटेल्स हम लोग देखते हैं तो क्या बोला जा रहा है कि असहयोगी प्रक्रिया वे हैं जिसके परिणाम स्वरूप अव्यवस्था, अराजकता तथा हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे समाज विघटन की ओर उन्मुख होता है। इसमें संघर्ष प्रमुख है। संघर्ष शब्द के साथ प्राय हिंसात्मक भावनाएं जुड़ी रहती है। तो होता है ना कि संघर्ष जैसे ही सोचते तो हम लोग को दिमाग में अच्छा कोई हड़ताल हो रहा होगा, कोई मारपीट हो रहा होगा, इस प्रकार का, तो वही चीज उनको द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किनके द्वारा की गई है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष की चर्चा मैकाइवर तथा पेज जी के द्वारा की गई है। इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग को 2 भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग मतलब डायरेक्ट कोऑपरेशन और अप्रत्यक्ष सहयोग मतलब इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। सहयोग को कोऑपरेशन बोला जा रहा है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर समान कार्य करें तो उसे क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष सहयोग बोला जाता है। इसमें व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध पाया जाता है। जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले असमान या विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग बोला जाता है। अन्य अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ देखा जाए तो ग्रीन ने सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो मैकाइवर एवं पेज जी के द्वारा। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। ये सही नहीं है, लाभान्वित हो जाएगा तो वो तो मतलब सहयोग की भावना आ जाएगी ना, प्रत्यक्ष सहयोग की भावना आ जाएगी इसके अंदर। इसको अगर हम लोग डिटेल्स में देखते हैं तो क्या बोला जा रहा है कि जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं।
इस प्रकार के सहयोग में यह आवश्यक नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो, परंतु सबके एक लक्ष्य होते हैं। जैसे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लोग अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं, परंतु उनका उद्देश्य क्या होता है कि कपड़ा बनाना। इन्होंने इसके उदाहरण देके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किनका कथन है? तो ये जो कथन है ये आपका ग्रीन महोदय का है। प्रोफेसर गिन का कहना है कि सहयोग क्या है, तो यह शांतिपूर्ण संघर्ष है। इनके अनुसार संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करने, रोकने अथवा उन्हें सख्ती से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न को बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो वो सामान्य सहयोग कहलाएगा, वो तृतीय सहयोग कहलाएगा, वो प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा, या फिर वो अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो तृतीयक सहयोग कहलाएगा। हम लोग डिटेल्स देखते हैं कि जब दो समूह आपस में अपने स्वार्थ पर लड़ते हैं और लड़ाई या परिणाम दोनों के लिए हानिकारक होता है, तो ऐसी स्थिति में वे कभी कभी समझौता करने के भी तैयार हो जाते हैं। इस समझौते से जो स्थिति बनती है वो तृतीयक सहयोग कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा इन्होंने दे दिया, इसको समझा दिया। अतः हम कह सकते हैं कि तृतीय सहयोग संघर्ष से उत्पन्न सहयोग की स्थिति का भी नाम है। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं कि कारगिल युद्ध था, जब सरकार के साथ पूरा विपक्ष भी खड़ा हो गया। मतलब क्या बोला जा रहा है कि तृतीय सहयोग क्या हो जाएगा कि जैसे देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी होती है तो उसके विरोध में विपक्ष पार्टी रहती है, लेकिन जब देश के ऊपर जैसे कारगिल युद्ध होने लगा तो विपक्ष पार्टी भी सहयोग देने लगी और सत्ताधारी जो पार्टी थी वो भी सहयोग देने लगी। तो तृतीयक जो एक विपत्ति आ गई उससे सामना करने के लिए जो प्रथम और द्वितीयक थे दोनों ने सहयोग कर दिया। तो तृतीयक क्या हो जाएगा कि जो है वो सहयोग संघर्ष से उत्पन्न सहयोग की स्थिति का नाम बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? तो सहयोग का तत्व नहीं है, इसको आपको पढ़ना होगा। जैसे सहयोगी संगठनों का समान उद्देश्य हासिल करने वाले होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित होते हैं और इस राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सहयोग के लिए समान लक्ष्य होना बहुत जरूरी होता है। निश्चित उद्देश्य होने के समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जुड़े जाते हैं। मजदूर अपने मालिक के खिलाफ इसलिए आसानी से इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वो समान उद्देश्य होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या कथन सही है कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होता है? तो हाँ, ये सही है। समाज में केवल सहयोग होता है? नहीं, यहाँ पे संघर्ष भी विद्यमान होता है। तो समाज में केवल संघर्ष होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, सहयोग भी रहता है। समाज में ना सहयोग है ना संघर्ष, तो वो समाज होगा ही नहीं। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही विद्यमान रहते हैं। यद्यपि संघर्ष क्या होता है, एक विरोधी प्रक्रिया है, तथापि यह सहयोग से अलग नहीं है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ संघर्ष है वहाँ सहयोग और जहाँ सहयोग है वहाँ संघर्ष। इसलिए कि कोई भी समाज ना तो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रह सकता है और ना ही हमेशा सहयोग की स्थिति में रह सकता है। संघर्ष और सहयोग समाज की मूल प्रक्रियाएं हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर लेस्ली तथा उनके सहयोगी समाजशास्त्रियों ने बोला है कि समाजशास्त्री सहयोग, संघर्ष, निरंतरता या अविच्छिन्नता की अवधारणा जो थी उसको प्रस्तुत किया था। अब हमारे जो नेक्स्ट सामाजिक अंतरक्रिया के अंतर्गत है वह संघर्ष। इतना देर हम लोगों ने सहयोग के संदर्भ में पढ़ा। तो सबसे पहले क्या नाम आता है कि सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा? कार्ल मार्क्स, आर डेहरनडॉफ, एल ए कोजर या हर्बर्ट स्पेंसर। तो सामाजिक संघर्षों के प्रकार, ठीक है, इसको किसने बताया है? एल ए कोजर ने बताया है। एल ए कोजर यानी लुइस ए कोजर एक ऐसे अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जिनके विचारों में प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म एंड संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट दोनों सिद्धांतों के तत्व मौजूद हैं। इसलिए टर्नर ने उन्हें संघर्ष मूलक प्रकार्यवादी कहा है। कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट
कोजर की पुस्तक का नाम क्या है? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में डेहरनडॉर्फ एवं पार्सन्स का काफ़ी विरोध किया। उन्होंने बताया कि डेहरनडॉर्फ ने अन्य विचारों की तरह संघर्ष को मात्र विघटनकारी प्रक्रिया के रूप में लिया है, तो पार्सन्स ने समाज में मात्र संतुलन की दिक को देखा है। कोजर ने अपने सिद्धांत में सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यात्मक पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। सामाजिक संघर्ष के मुख्यतः दो परिणाम होते हैं, एक तो संगठनकारी होता है यानी सकारात्मक, और एक विघटनकारी होता है यानी नकारात्मक। संगठनकारी या सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम उस समय देखने को मिलते हैं जब संघर्षरत दो विरोधी समूह की आस्था समाज की आधारभूत मूल्यों में एक जैसी होती है। दूसरी ओर सामाजिक संघर्ष के विघटन या नकारात्मक परिणाम उस समय उत्पन्न होते हैं जब दो या विरोधी समूह की आस्था समाज की आधारभूत मूल्यों के विपरीत होती है। ठीक है, जब आप लोग को इससे तो पता ही चल जा रहा होगा ना कि नकारात्मक और सकारात्मक क्या होगा। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि इसके कोजर महोदय मानते हैं कि संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक कभी नहीं है, बल्कि समूह के निर्माण तथा स्थायित्व के लिए कुछ मात्रा में संघर्ष एक नितांत आवश्यक। कोजर महोदय क्या बोलते हैं कि संघर्ष का, कोजर महोदय का जब हम लोगों ने संघर्षवादी सिद्धांत को देखा था तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि वो इसको संघर्ष को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। वे बोलते कि नहीं, समाज के अंतर्गत संघर्ष भी होना चाहिए, संघर्ष होगा तभी सहयोग की जो भावना है वो उत्पन्न होगी। इसके और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि कोजर ने संघर्ष का मुख्य कारण स्वार्थों की टकराहट बताई यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया है। टर्नर महोदय बताते हैं कि कोजर का जो संघर्ष है वो विचार काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि उन्होंने प्रकार्यवाद एवं संघर्ष के सिद्धांतों के बीच संतुलन या समन्वय की स्थिति प्रदान की है। कोजर ने अपने विचारों से मार्क्स के द्वंद्वात्मक संघर्ष एवं डेहरनडॉर्फ के संघर्ष सिद्धांत को संतुलित किया है। वे पहले प्रकार्यवादी समाजशास्त्री थे जिन्होंने यह बताने की कोशिश की कि संघर्ष समाज की व्यवस्था के लिए हानिकारक होते हुए भी कभी कभी सुरक्षा कपाट का काम करता है, जिससे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बने रहने में सुविधा होती है। उसको सेफ्टी वॉल्व, जैसे उन्होंने इसको भी सेफ्टी वॉल्व बोला था, जो वैश्याएं होती हैं उनको भी उन्होंने सेफ्टी वॉल्व ही बोला था कि ये तो समाज के लिए एक नकारात्मक व्यवस्था है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको सेफ्टी वॉल्व बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो संघर्ष का जब आपको प्रकार्यात्मक सिद्धांत का बात आएगा तो यह किनके द्वारा दिया गया था? मतलब कोजर महोदय के द्वारा। इसका अर्थात मतलब क्या हो गया कि उन्होंने संघर्ष को प्रकार्यात्मक, तो प्रकार्यात्मक क्या होता है? जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हमारे लिए वो अच्छा काम करता है, तो इसलिए कौन इसको बताते हैं? तो कोजर महोदय बताते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, कोजर महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है? मतलब मानव का जो संबंध होता है, मनुष्य का जो रिलेशन होता है, उसमें संघर्ष जो होता है वो हमेशा आपको विद्यमान रहेगा। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखें कौन इसका आंसर हो जाएगा, मिकाइवर एवं पेज हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रात्सेनहाफर का है। ठीक है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण है, मतलब मनुष्य के हित के लिए ही मनुष्य जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें कोई संघर्ष होता है। यह कथन किसका है? तो रात्सेनहाफर का है। ऑस्ट्रिया के महान समाजशास्त्री गुस्ताव रात्सेनहाफर ने सामाजिक गत्यात्मकता की व्याख्या संघर्ष सिद्धांतों के आधार पर की है। उनके संघर्ष का आधार जो था वो अनंत इच्छाओं के बीच संघर्ष होना था। जेपी सिंह की पुस्तक सामाजिक परिवर्तन स्वरूप एवं सिद्धांत में वे लिखते हैं कि हिंदी के सभी लेखकों ने इंटरेस्ट का प्रयोग यहाँ स्वार्थ या हित के अर्थ में किया है। तो इंटरेस्ट का यह हिंदी रूपांतर रात्सेनहाफर के विचार से मेल नहीं खाता। उन्होंने इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग अपने सिद्धांत में इच्छा के अर्थ में किया है। उनका कहना है कि इस इच्छा के आधार
मनुष्य की आंतरिक ज़रूरतें हैं। मतलब जहाँ पे इंटरेस्ट जो अन्य समाजशास्त्री थे उन्होंने स्वार्थ और हित के रूप में लिया, तो वही जो रास्तन हॉपर थे वो इंटरेस्ट का अर्थ लेते थे इच्छा, मतलब मनुष्य की जो इच्छा है समाज के अंतर्गत, जिसके कारण ही समाज के अंतर्गत जो होता है संघर्ष विद्यमान होता है, इसी को बोला गया। तो रास्तन हॉपर ने 5 किस्म की मानवीय इच्छाओं की चर्चा की है। वे हैं प्रजातीय या यौन इच्छा, प्रजनन के अर्थ में, शारीरिक इच्छा, आहार या भोजन के अर्थ में, व्यक्तिक इच्छा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फोर्थ है सामाजिक इच्छाएं, परिवार से लेकर राष्ट्रीय हित तक के अर्थ में, और आध्यात्मिक व धार्मिक इच्छाएं। समाज इन्हीं इच्छाओं का एक समूह है। कोई व्यक्ति या समूह इन्हीं इच्छाओं से प्रभावित होकर कार्य करता है, और जब इन इच्छाओं की पूर्ति में अड़चनें आती हैं तो संघर्ष की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज के कुछ लोगों के बीच सहयोग या सामूहिक एकता की भावना भी उत्पन्न होती है। तो रास्तन हॉपर ने बताया कि इच्छा पूर्ति के लिए समाज में संघर्ष जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इच्छाएं मानव की वैसी दमित या दैविक भावनाएं हैं कि जरूरतें जिससे पूर्ति के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य की जैविक प्रेरणा उसके व्यवहार के प्रेरक कारक हैं। यौन संबंध की पूर्ति से लेकर समाज में आधिपत्य एवं जो आध्यात्मिक उपलब्धि है, ये सभी इसकी इच्छाओं के अंतर्गत आती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो निरंतरता जो है वो संघर्ष की विशेषता नहीं है, क्योंकि समाज में निरंतर अगर संघर्ष की स्थिति बने रहेगी और सहयोग की स्थिति नहीं रहेगी तो वो समाज की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। निरंतर संघर्ष भी नहीं होना चाहिए और निरंतर सहयोग का भी भावना हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है ये कि सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। यह कथन किसका है? डेहरनडॉफ का। उन्होंने सत्ता को इम्पोर्टेंट फैक्ट माना था। डेहरनडॉफ ने सत्ता को इम्पोर्टेंट माना था संघर्ष के लिए। ठीक है, इसमें उन्हें देखते हैं हम लोग कि डेहरनडॉफ के अनुसार सत्ता के असमान वितरण के परिणाम स्वरूप विरोधी हित समूहों का निर्माण होता है, एक स्वाभाविक घटना है। कहा जाता है कि संघर्ष को तो ना तो निरंकुश राजा और ना ही दार्शनिक राजा सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखते हैं तो सत्ता संरचना में मुख्यतः 2 हिस्से होते हैं, एक तो शासन होता है और एक दमन होता है। तो डेहरनडॉफ ने बताया कि संघर्ष को निर्देशित एवं संस्थाकृत किया जा सकता है, पर संघर्ष को समाज से अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? सामाजिक, राजनीतिक या फिर आपका आर्थिक या संस्थागत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्थागत। डेहरनडॉफ ने पश्चिमी समाज में औद्योगिक संघर्ष को संस्थागत अलगाव के रूप में देखा है, जो समाज इसकी तीव्रता और हिंसा में कमी के करने पे भूमिका निभाता है। अतः औद्योगिक संघर्ष एक संस्थागत संघर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेहरनडॉफ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का मुख्य स्रोत क्या है? तो डेहरनडॉफ किसको मेन फैक्टर बताते थे समाज के अंतर्गत संघर्ष के लिए? वे सत्ता को बताते थे। जहां भी सत्ता आपका ऑप्शन आएगा उसको आप लोग राइट कर दीजिएगा। ठीक है, जर्मन समाजशास्त्री रॉल्फ डेहरनडर्क ने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में संघर्ष सिद्धांत को समर्थन दिया। उन्होंने अपने संघर्ष सिद्धांत को यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक समाजों के संदर्भ में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष की प्रक्रिया का मौलिक स्रोत है। ठीक है, वर्ग संघर्ष में होने वाले परिवर्तन भी मूलतः सत्ता व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन होते हैं। सत्ता की संरचना में परिवर्तन उन लोगों के हटाने से होता है जो शासन की स्थिति में या शासन के केंद्र में होता है। तो इसका मेन फैक्टर यही है कि अगर डेहरनडॉफ आएगा तो वो जो है वो संघर्ष को जो मेन फैक्टर है उसको सत्ता को मानते हैं। कोजर मानते हैं कि संघर्ष जो है वो समाज के लिए प्रकार्यात्मक है। तो ये सब कीवर्ड है, इसको आप लोग पकड़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? तो जॉर्ज सीमेल ने बल दिया है। जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल एवं अमेरिकन समाजशास्त्री एल कोजर ने संघर्ष को सकारात्मक प्रकार माना। ये दोनों ने ही सकारात्मक प्रकार माना है, क्योंकि बहुलवादी समाजों में संघर्ष लोगों को जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में से किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, कौन हो जाएंगे इसके, मैकआइवर एवं पेज हो जाएंगे। इसका हम लोग डिटेल्स देखे थे, तो अभी और नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से संघर्ष, वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है। असंगति, प्रतियोगिता, सौजन्य या प्राथर्क्य। क्या हो जाएगा, प्राथर्क्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राथर्क्य आखिर होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो गिडिंग्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का खतरा प्राथर्क्य यानी डिवीजन की वजह से उत्पन्न होता है। उनके अनुसार समाज स्वयं में एक संघ अथवा संगठन है अथवा औपचारिक संबंधों का ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले पारस्परिक संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत तीसरा टॉपिक प्रतियोगिता। तो प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। तो प्रतिस्पर्धा जो है यह आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली प्रक्रिया को बोला जाता है। बोला जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा किसी उद्देश्य को बेहतर से बेहतर ढंग से हासिल करने का एक नतीजा है। प्रतिस्पर्धा तब पैदा होती है जब कुछ सीमित लक्ष्यों को अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं। लेस्नी ने प्रतिस्पर्धा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि कंपटीशन इज द इंडिविजुअल एंड ग्रुप स्ट्रीविंग फॉर गोल्स डेट ओनली वन कैन विन। अतः स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा में आंशिक रूप से पृथक्करण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब वो रूपांतरित हो जाती है जब कंपटीशन, ठीक है, कि मैंने आपको जैसे बताया था कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट बहुत कुछ ज़्यादा जानता है और एक स्टूडेंट कम जानता है, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि जो कम जानता है उसको स्कूल में, उसको कॉलेज में नीचा दिखाया जाए। तो जो कम जानने वाला स्टूडेंट है, कमज़ोर विद्यार्थी है, वो कोशिश करेगा कि हम इतना मेहनत करें कि हम अच्छा रिजल्ट करें। तो पहले तो उसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा आएगी, फिर धीरे धीरे अगर वो चीज़ें हो जाए तो फिर उसके अंतर्गत संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के कुछ नियम समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। जब तक इन नियमों का पालन होता है तब तक प्रतिस्पर्धा जो है वह सच्ची होती है। जहां भी इन नियमों का अगर उल्लंघन होने लगे तो प्रतिस्पर्धा क्या हो जाएगी, संघर्ष का रूप में विद्यमान कर लेगी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने चरम रूप में परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का परिणाम क्या हो जाता है। तो अगर चरम रूप में प्रतिस्पर्धा पहुंच जाएगी तो वो संघर्ष का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी, तो वो संघर्ष का रूप ले लेगी। इसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णन किया है। तो प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में मैक्स वेबर ने वर्णित किया है। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरे द्वारा वांछित है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो सीरीज़ है, ये क्वेश्चन है, सारे आपको हेल्पफुल लगे होंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को थ्योरी वाइज और एमसीक्यू वाइज सारे टॉपिक को कवर करवाए जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।